हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो क्लास 12th का लेक्चर सीरीज चल रहा था फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर का चैप्टर 1, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये एक अगला लेक्चर है। लेक्चर 5 तक अपना हो चुका है और ये जो है ना लेक्चर 6 है, ठीक है। और लेक्चर 6 में हम लोग कहीं देखिए, लेक्चर 5 जब कर रहे थे तो हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात किए थे? हम लोग बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हम लोग बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और उससे जुड़ा हुआ वेरियस डेरिवेशंस हम लोग जो है कर रहे थे। बीच में अपना थोड़ा वीडियो लंबा होने के कारण हम बीच में ही रोक दिए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 6 का शुरुआत करेंगे। मतलब जो लेक्चर 6 का पहला चीज आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन से रिलेटेड। तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे जो भी नोट्स मिल रहा है वो हमारे ऑफलाइन कोचिंग का है। तो जो बच्चे भी बोकारो स्टील सिटी या उसके आसपास रहते हैं वो लोग अगर हमारे कोचिंग सेंटर आके पढ़ सकते हैं तो उन्हें और भी अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाया जाएगा। यहाँ पे तो क्या है कि 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो सकता, हम आपको देख नहीं सकते तो समझ नहीं सकते कि आपका दिक्कत क्या है, आप किसी बात को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है, तो जिस कारण से मुझे भी समझ में आता है कि आपका अभी का स्टेटस क्या है और आपको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने लेक्चर को शुरू करेंगे और ये स्टार्ट हो रहा है लेक्चर 6। हेडिंग डाल दीजिए, लेक्चर 6। और लेक्चर 6 का जो पहला टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to continuous charge distribution, continuous charge distribution है ना, ये टॉपिक है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो आपको वहां बताया गया था कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, 3 तरीके का होता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 क्या होता है ये तो मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था। आपको अगर अभी क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिए। फोर्स जो है ना लेक्चर 3 में होगा या लेक्चर 2 में होगा, ऐसे कुछ में होगा। 2 में तो नहीं होगा, 3 में होगा। तो वहां पे आप रेफर कीजिए, आपको समझ में आएगा ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक फिगर डेवलप करते हैं। चलिए, जो लोग सारा लेक्चर पढ़ रहे हैं वो लोग तो जानते होंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जो नए आए हैं उनके लिए बता देते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर अ कंडक्टर जो स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है या कर्व्ड लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर एक चार्ज प्लस 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 एक लाइन में लग जाए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो कर्व लाइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक लाइन में प्लस 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 लगा हुआ है एक लाइन से, तब इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हम बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट है P, वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा उसको डिराइव करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, टोटल चार्ज तो Q है, ठीक है, टोटल चार्ज Q है, और जो टोटल लेंथ है वो L मान लेते हैं। अब एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेते हैं, चार्ज एलिमेंट। ये चार्ज एलिमेंट में छोटा सा चार्ज है dq, जिसको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, और इसका जो लेंथ है ये बहुत छोटा लेंथ है dl, ठीक है। अब मेरा केस कुछ ऐसा है ना कि हम एक, अच्छा इसको ना थोड़ा हम अलग टाइप से डेवलप करते, रुकिए शुरू करते हैं। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें एक चीज बनाने के लिए जगह नहीं था तो इसलिए हम दोबारा से बना दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस लेके बनाए। डिस्ट्रीब्यूशन, पहले क्या करेंगे, पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। उसके बाद इसमें एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ये देखिए एक लाइन से प्लस प्लस अरेंज्ड है। इसमें एक चार्ज एलिमेंट लेंगे, इसका चार्ज है dq, इसका चार्ज है, इसका लेंथ है dl, टोटल लेंथ जो है वो है l, और जो टोटल चार्ज है वो है q। एक पॉइंट P लेंगे जिसपे हमको निकालना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। जो dq है उसका जो वेक्टर है उसको हम मान लेते हैं r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को, और जो P का पोजीशन वेक्टर है उसको हम मान लेते हैं r2 वेक्टर, ठीक है। और P पे रखा हुआ है टेस्ट चार्ज जिसको हम मान लेते हैं Q0। ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ आपको जो फोर्स वाला स्ट्रक्चर था ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वैसा ही लग रहा होगा, वैसे ही सेम है भी, उसी से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अपने को जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है dq के कारण जो P पे पड़ रहा है। तो अगर हम इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो माने तो r12 होगा, और ये r12 कहीं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के बराबर होगा। ये आपका डायग्राम डेवलप हो गया। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अच्छा, हम लोग एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर बाई Q0 होता है, ये बात तो क्लियर है। और F वेक्टर हम लोग कितना डिराइव किए थे जब हम लोग फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल रहे थे, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
के क्यू क्यू नॉट, ये आया ना, कैपिटल क्यू लिए थे, के क्यू नॉट बाई R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड का क्यूब R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये हम लोग का फोर्स का वैल्यू था। अब इसको डिवाइड करना है क्यू नॉट से, है ना, क्यू नॉट से डिवाइड करना है, यही अपना फॉर्मूला है। अब अगर हम इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो आप समझिए ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू के क्यू बाई R2 माइनस R1 क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हुआ। अब इसमें और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग Q को अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखे, यहां तो मान लेते हैं कि आपको टोटल Q नहीं गिवन है, टोटल चार्ज कितना है नहीं गिवन है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू K इंटू लैम्बडा डीएल, है ना, लैम्बडा डीएल, और छोटा सा जो एलिमेंट लिए थे आप उसका इंटीग्रेशन करना है। अभी तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाहर लगा देते हैं, बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड का क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यह आया, आपको देखने में लग रहा होगा कि हम डायरेक्ट जंप मार दिए, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्ट हम जंप नहीं मारे हैं, ये फोर्स में हम बता दिए थे कि क्यू नॉट के जगह पे जो छोटा सा डी क्यू हम ले रहे हैं ना, उसके जगह पे लैम्डा डीएल क्यों लगने वाला है। ये जो टोटल क्यू हम लिखे हैं ऊपर, ये कैसे आया है, डी क्यू को इंटीग्रेट करके आया है ना, डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज होगा। अब ये जो टोटल चार्ज है इसके जगह पे अगर हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करना है तो भाई उसी इंटीग्रेशन के अंदर हमको लैम्डा डीएल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डीएल होता है। अब लैम्डा डीएल को हम यहां पुट कर दिए, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने में जो आपका R1 R2 ये सब है, ये सब तो भाई ऐसा चीज है कि जो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहेगा, तो जिस कारण से आपका सिर्फ और सिर्फ K एकमात्र ऐसा चीज है जो बाहर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लैम्डा डीएल लिख दिए, बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड का क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, जस्ट अ मिनट। ये नोट्स में एक चीज़ एरर हो गया है, एरर ये है कि यहाँ पे हम क्यू लगा दी डायरेक्ट, हमको इसको
डी क्यू लगाना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। ठीक है, रुकिए एक मिनट। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे लगाएंगे डी क्यू, के डी क्यू क्यू नॉट, और यहाँ भी लगाएंगे डी क्यू क्यू नॉट। अच्छा, डिवाइड हो गया है ना, तो क्यू नॉट तो नहीं लगेगा, के डी क्यू। और ये हुआ इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन, ये लगते रहना है। ठीक है ना, अब हो गया ये परफेक्टली सही। ठीक है, अब हो गया ये परफेक्टली सही। क्या कि एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए, फोर्स बाय क्यू नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं। क्या आया था भाई? इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू क्यू नॉट बाई आर टू माइनस आर वन का होल क्यूब, और वेक्टर में आर टू माइनस आर वन डाल देंगे। अब इसमें इसको क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो अपना क्यू नॉट है नीचे और क्यू नॉट है ऊपर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाने पे मेरा, देखिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर बच गया के डी क्यू, के डी क्यू, एक मिनट 12 मिनट जा रहा है, के डी क्यू बाई नीचे हुआ आर टू माइनस आर वन मॉड का वेक्टर, मॉड का क्यूब, और आर टू माइनस आर वन वेक्टर के फॉर्म में। अब के तो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, उसको कांस्टेंट है वो बाहर कर देंगे, डी क्यू की जगह पे लैम्डा डीएल लगा के उसको रिप्लेस कर देंगे, और बाकी अपना पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। यही हुआ पूरा डेरिवेशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डायग्राम तो देखिए बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा फोर्स के टाइम में आप बनाए थे, सेम मेथड, वही फोर्स वाला फॉर्मूला जैसे डिराइव किए थे ना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस फोर्स को ही क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, अपना फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ई वेक्टर कैसा आ जाएगा? ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएल, नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा डी एस हो जाएगा। अगर किसी को याद नहीं है तो पिछले लेक्चर्स में जाके अपना नोट्स को चेक कीजिए, वहां पे जो डी एस था ना, सॉरी डी क्यू था ना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में, वहां लैम्डा डी एस था, सॉरी लैम्डा बोल रहे, सिग्मा डी एस था। और फिर बाकी का तो वही है आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, दोनों में वेक्टर लगा दीजिए, मॉड का क्यूब, और डायरेक्शन के लिए आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में
भी वही कहानी है भाई, आपका फिगर तो वही वाला रहेगा जो फोर्स वाला था, सब डेरिवेशन पूरा ऊपर से नीचे तक वही वाला रहेगा। बस लास्ट में क्या कीजिएगा, E इक्वल्स टू फोर्स बाई क्यू नॉट लिख दीजिएगा, और उसका क्यू नॉट कैंसिल करके जो फोर्स का बाकी का फॉर्मूला बचा वो आपका आ जाएगा। क्या होगा, तो ऐसा आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे वॉल्यूम के केस में जो डी क्यू का वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं उस डायग्राम में, याद कीजिए, आप लोग पीछे पलटिएगा नोट्स, आपको सब समझ में आएगा। तो डी क्यू को आप लोग लिखते थे रो डीवी, R2 माइनस R1 वेक्टर लगाइए, मॉड का क्यूब ब्रैकेट में R2 माइनस R1 दोनों में वेक्टर लगा दीजिए डायरेक्शन के लिए। ये हुआ आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग पढ़ लिए क्या। अब देखिए, आपको लग रहा हो कि सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज में हम पूरा नहीं लिखे, लेकिन पूरा लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। आप यहां देखिए हम क्या लिखे हैं, इसमें डायग्राम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वही है जो फोर्स में था, सेम डायग्राम बनाए। उसके बाद फॉर्मूला में हम E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट लिख दिए, आप भी वही लिख सकते हैं। एफ का फॉर्मूला तो ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है ना, उसको आप सीधा लिख दीजिए, क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, क्यू नॉट कट जाएगा, और फाइनल आपका E का वैल्यू आ जाएगा। और सब में यही करना है, सरफेस चार्ज में भी यही करना है, वॉल्यूम चार्ज में भी यही करना है, बस डायग्राम का अंतर है। और जो आपका यहाँ पे लैम्डा डीएल आया है लीनियर में, सरफेस में आपको सिग्मा डीएस आएगा, और वॉल्यूम में रो डीवी आएगा, इतना ही डिफरेंस है। अब इसके बाद हम लोग अगला डेरिवेशन को देखते हैं। अगला डेरिवेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन components of electric field। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, जब वेक्टर के फॉर्म में है, अब अपने को क्या पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जैसे सारे वेक्टर क्वांटिटी का होता है, इसका भी एक आई कैप, जे कैप और के कैप, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कार्टेशियन कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखाया जा सकता है। अब अगर एग्जाम में या टेस्ट में या कहीं पे भी आपको क्वेश्चन हो कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, कार्टेशियन कंपोनेंट्स के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में, तब आप इसको कैसे निकालिएगा और क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये ना सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेशन में, डेरिवेशन में काम आएगा, बल्कि न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से देखना है। अब ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा समझिए, हम लोग क्या करते हैं ना, एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि वेक्टर है और वो भी कार्टेशियन कंपोनेंट में, तो हम लोग एक्स वाई जेड प्लेन बना लेते हैं, एक्स वाई जेड। यहां पे अपना P पॉइंट है जिसमें हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, और यहां पे अपना सोर्स चार्ज बैठा हुआ है Q ओरिजिन पे। ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो है R वेक्टर, और जब R वेक्टर का हम बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x i कैप प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी पोजीशन वेक्टर को, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और पी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये अपना डायग्राम हो गया। अब अगर यहां पे हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना हो तो हम भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप है ना, आर कैप उसका डायरेक्शन। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको आर वेक्टर, आर कैप हम क्या बोल सकते हैं? आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर। तो मॉड को हम सीधा आर लिखते हैं। अब आर स्क्वायर इंटू आर, जो ये नीचे में आर स्क्वायर इंटू आर है, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है और ये बन जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई आर क्यूब आर वेक्टर। अब इसमें ई वेक्टर के जगह पे हम लोग उसका कार्टेशियन कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। क्या है भाई? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। और जो अपना इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो लिख देंगे, क्यू बाई आर क्यूब भी वैसे ही लिख देंगे। आर वेक्टर को भी कार्टेशियन कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। कैसे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कंबाइन करेंगे। अब देखिए, आई कैप तो आई कैप के साथ होगा ना, आई कैप जो है आई कैप के साथ होगा ना। यहां पे ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जेड का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ब्रैकेट के बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब है। इसको ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक बार एक्स से कीजिएगा, एक बार वाई से कीजिएगा, एक बार जेड से कीजिएगा, तो ये फाइनल ऐसा बन जाएगा। ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब, पहले एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब वाई जे कैप से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब जेड के कैप से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर हम बोथ साइड्स को देखें तो आई वाला आई के बराबर होगा, जे वाला जे के बराबर और के वाला के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ई एक्स आई कैप इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स
बाई आर क्यूब आई कैप। तो अगर आई कैप बोथ साइड से कैंसिल हो गया तो बचा ई एक्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर क्यूब। ये ई एक्स का वैल्यू हुआ। उसी तरह से सिमिलरली उसी ऊपर वाले इक्वेशन से ही हम देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। सिमिलरली ई वाई किसके बराबर आ रहा है? ई वाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई बाई आर क्यूब के बराबर। और ई जेड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड बाई आर क्यूब के बराबर। ये आपका टोटल जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर का, उसका वैल्यू आ गया। जैसे अगर ई वेक्टर लिखा हुआ है तो भाई ई एक्स कितना होगा? एक्स के डायरेक्शन में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर क्यूब। वाई कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वाई वेक्टर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई बाई आर क्यूब। और उसी तरह से जेड का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंप्लीट हुआ। अब इस लेक्चर को हम लोग छोटा ही रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सारा डेरिवेशन यहां तक रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और उसको फिर एक नए टाइटल के साथ शो करेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी थोड़ा आसान हो कि भाई इस वीडियो में ये पर्टिकुलर चीज़ है, थोड़ा समझने में आसान हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए क्या है। तो हम लोग सारा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आज खत्म किए। अगले क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और आज का वीडियो यहाँ पे रोकते हुए आप लोग को मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।